वज़ीर-ए-आज़म ने डेरा इस्माइल खान में आज 8 तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया है और संगे बुनियाद रखा है। उन्होंने खिताब भी किया है और बड़ी अहम बातें बुखारी साहब मईशत के हवाले से जो है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कही हैं और उन्होंने मेरे ख्याल में क्रेडिट लिया और शायद उनका क्रेडिट बनता भी है कि मुल्क दिवालिया होता तो मेरे माथे पर और कब्र पर ता क़यामत काला दब्बा लग जाता। तो यानी ये चीज़ उन्होंने बताने की कोशिश की है कि इस चीज़ में कम से कम वो कामयाब जो हैं वो हो चुके हैं और उनके ज़माने में जो वो ये कहते हैं कि अगर ऐसा खुदा न खास्ता हो जाता तो मेरी कब्र पर एक कतबा लगता और लिखा होता कि इसके ज़माने में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हुआ था। मेरे ख्याल से उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। ये आप ये देखिए कि जिस तरीके से साबका हुकूमत ने IMF के साथ डील किया, जिस तरीके से उनके साथ कमिटमेंट करके उसको तोड़ा, जिस तरीके से जाते हुए इकॉनमी के नीचे बारूदी सुरंगें बिछा के गए, इसका बहुत तज़किरा हुआ। अगर उसके बाद इनके दौर में वाक़यातन खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट हो जाता तो आप ज़रा सोचिए सही कि क्या गत बनती इनकी। ये कतबा लगता, ये तो बात की बातें हैं ना, लगता कि नहीं लगता। ये वो कह ठीक रहे हैं कि अगर कहीं मेरे होते हुए ये हो जाता तो मुझे छोड़ना नहीं था। ना PTI के सोशल मीडिया हैंडलर्स ने, ना PTI के लीडर्स ने, ना और शायद एक आम आदमी जो है वो भी इसी तरह की एक्सपर्शंस कॉस्ट करता है इनके ऊपर अगर ये डिफॉल्ट कर जाते। असल मसला क्यों वो ये कह रहे हैं, असल मसला उनका ये है कि जितनी बड़ी ये अचीवमेंट है उतनी ये गाई नहीं गई। यानी डिफॉल्ट से बचना, IMF के साथ मुआहदा करार लेना, उसके लोन्स को थ्रू कर लेना इज ए वेरी बिग अचीवमेंट। हर एक को लग रहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट है। आपको याद होना चाहिए कि PTI के चीफ ये कहते थे श्रीलंका बन चुका है, डिफॉल्ट हो चुका है। फवाद चौधरी ने 50 दफा कहा डिफॉल्ट हो चुका है। कोई इनको मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं, कोई इनको एक पैसा देने के लिए तैयार नहीं। दोस्त मालिकों ने अपने चेहरे छुपा लिए हैं वगैरह वगैरह, ये हमने सब कुछ सुना है। इसके बावजूद अगर ये नहीं हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है। अब वो जब प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे थे आज, एक तो ये मैं बताऊं कि उन तमाम प्रोजेक्ट्स का जिनका आज इफ्तिताह हुआ है किसी न किसी तरीके से CPEC के साथ जुड़ा हुआ है वो। यानी CPEC से वो ये 8 तरक्याती मंसूबे जो जितने 8 के 8 जो हैं उनमें कुछ सड़कों की तामीर है, उनमें कुछ बिजली के मंसूबे हैं। हर चीज़ जो है ये जुड़ी हुई है CPEC से। लिहाजा वो एक जो तासुर है कि जी CPEC जो है वो पिछली हुकूमत के दौर में बिल्कुल साकत हो गया था, वो रीएक्टिवेट हो गया है और बड़े मैसिव तरीके से रीएक्टिवेट हुआ है। आपने देखा होगा बहुत सारी डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं, मसलन चश्मा राइट बैंक कनाल के ऊपर जो 5वां न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा है, उसकी खूबी यह है कि वो 5 साल ताखीर हुई उसमें, लेकिन उन्होंने उसी कीमत पे वो लगा रहे हैं जिस कीमत के ऊपर एग्रीमेंट हुआ था। आप सोच लें कितनी इन्फ्लेशन हो चुकी है, कितनी कीमतें बढ़ चुकी हैं। लेकिन चाइनीज जो हैं, हालांकि वो चाइना की कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर में है वो, अच्छा। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं हम इसको उसी कीमत के ऊपर मुकम्मल करके देंगे। इसी तरीके से ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये बहुत लंबी ड्यूरेशन के नहीं है, कोई 6 महीने का है, कोई 8 महीने का है, कोई साल का है। लिहाजा अगर ये सारे हो जाते हैं तो वो जो उसके ऑल्टरनेट रूट्स हैं CPEC के वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे और फिर बारी आएगी वो इकोनॉमिक जोन्स बनाने की, जो 16 के करीब बनने हैं, जिसमें 8 पाकिस्तान बनाएगा, 8 चाइना बनाएगा। आप जरा ये सोचिए कि वो अगर बन गए होते अब तक तो कितने लोगों को जॉब मिल गया होता, कितनी बिजनेस एक्टिविटी जनरेट हो चुकी होती, कितना फॉरेन करेंसी यानी ज़र मुबादला जो है वो पाकिस्तान में आ चुका होता। और अगर ये सब कुछ टाइम से हो गया होता तो अभी तक तो सिर्फ एक बर्थ वहाँ ऑपरेटिव है ना, 4 और 4 के बाद फिर 6 होनी है। अगर 2 हो जाती तो क्या सूरत हाल होती है। आप मेरे ख्याल में शायद हम बहुत ज़्यादा वेस्ट की बात तो करते हैं, लेकिन चाइना के अंदर जो कैपेसिटी है, चाइना के अंदर जो डेवलपमेंट है, हम उसकी बात नहीं करते, यहाँ पर उसको उतना हाईलाइट नहीं किया जाता, इसलिए शायद लोगों को इसकी इंटेंसिटी का अंदाजा हो नहीं मेरे ख्याल से चाइना को हम खैर ग्लोरीफाई तो बहुत करते थे, लेकिन ये जो 4 साल गुजरे हैं ना ये PTI के दौर के, उसमें चाइना और CPEC दोनों को अंडरमाइन किया गया, बगल में छुपाया गया, इसके ऊपर पर्दा डाला गया। मैं बस दिल जो है वो बहुत दुखता है जब भी कोई मिसाल दी जाती है तो वेस्ट की मिसाल दी जाती है। हालांकि आप जिन लोगों ने उसको एक्सपीरियंस किया, आप भी वहां पर गए हैं, वो लोग कहते हैं कि कोई मुकाबला ही नहीं है वेस्ट की तरक्की का और चाइना की तरक्की का। मैं आपसे अर्ज करूं, जो आप ये डिफॉल्ट से निकले हैं, कभी अगर एनालिसिस हुआ इसका तो आपको पता चलेगा इसमें चाइना का कितना बड़ा रोल है। 2 से ज़्यादा मरतबा तो उन्होंने वो कर्जे जो हमने वापस कर दिए थे उनको, वो उन्होंने रोल बैक कर दिए।
कि नहीं अभी नहीं, अभी आप रखें। हमारे जो फॉरेन करेंसी के ज़खायर थे, फॉरेन एक्सचेंज के, वो आपको पता डिप्लीट हो के कहाँ पहुँच गए थे, 2.5 बिलियन डॉलर रह गए थे, वो फिर से 9 बिलियन हो गए हैं। तो उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन चाइना का है। ऑफ कोर्स हम दोस्त ममालिक को नहीं भूल सकते, उसमें सऊदी अरेबिया है, उसमें यूएई है, उन्होंने भी इस मुश्किल वक्त में हमारा बड़ा साथ दिया है। लेकिन उसका ताल्लुक भी एक तो जो शहबाज शरीफ साहब हैं, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है, दूसरा जो हमारे सिपह सलार हैं, और क्रेडिट देना चाहिए सिर्फ यही नहीं, जो सबका सिपह सलार थे उन्होंने भी इकॉनमी के एतबार से उस वक्त की हुकूमत की भी बहुत मदद की है, और जाते हुए भी वो इस हुकूमत के लिए भी बहुत कुछ करके गए हैं। अब उसी मामले को लेके आगे चल रहे हैं जो जनरल इस वक्त आर्मी चीफ हैं, और उसको बबांगे दोहल गाया जा रहा है। यानी शहबाज शरीफ का एक कमाल ये है कि वो सीक्रेट नहीं रखते जिस तरह पिछली हुकूमत ने किया था, वो साथ साथ बता रहे हैं कि जनाब उनके बगैर हम आगे नहीं। इन मुआहिदों में भी यानी आपको हैरत होगी कि इन सब के अंदर फौज की मौजूदगी, फौज का ताउन, फौज की एक्सपर्टी जो है वो इस्तेमाल हो रही है। क्योंकि चाइना जो है, बहुत देर पहले की बात है जब वो ये मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी बनाने की बात हो रही थी, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हमें गारंटी जो है वो आर्मी चीफ की चाहिए। उस वक्त भी जनरल बाजवा ने जाके गारंटी दी थी, और अब भी जनरल आसिम मुनीर साहब जो, और ऐसे हालात में गारंटी जरूरी होती भी है जब इलेक्शन आपके मुल्क में होने वाला है, पता नहीं है आगे किसकी हुकूमत आएगी, तो यकीनन आपको किसी। अब जनाब आ जाइए जरा थोड़ा सा एक कंपैरेटिव थोड़ी सी गुफ्तगू भी कर लेते हैं। पीटीआई की हुकूमत ने केपीके में 10 साल तक हुकूमत की है। कोई एक मेगा प्रोजेक्ट मुझे बता दे जो उन्होंने लॉन्च किया हो, और जो एक किया था बीटीआर का उसका क्या हाल हुआ वो आपके सामने है। ठीक है, बीआरटी। उसके बाद आपने देख लिया मालम जब्बा एक प्रोजेक्ट था, उसका भी क्या हाल हुआ। तो इसके मुकाबले में जब पंजाब में हुकूमत थी तो आप उसके मंसूबे सारे सरफेस पे हैं, कोई छुपा हुआ नहीं है। बी दैट मेट्रो लाहौर, बी दैट मेट्रो मुल्तान, बी दैट मेट्रो पिंडी, एक जो मोटरवे है ये भी उन्हीं के दौर का शाहकार है, जो आज पाकिस्तान की पहचान है। आपको याद होगा कि जब लोड शेडिंग जो है वो 18 घंटे होती थी गाँव में, और 14 घंटे होती थी शहरों में। भूले तो नहीं आप अभी? बिल्कुल नहीं, वो बहुत अज़ियतनाक टाइम था। क्या पीटीआई की हुकूमत आने से पहले लोड शेडिंग 0 पॉइंट पर नहीं पहुंच गई थी? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कंपैरेटिव टर्म्स में बात करें तो कोई कंपैरिजन नहीं है पीटीआई की हुकूमत का और उनसे पहले की हुकूमत का और आज की हुकूमत का भी। आपको याद होगा कि चाइना ने जो प्रोजेक्ट थे, बिजली के कारखाने थे, उसमें ये आपको याद है भिक्की में लगा था, आपको याद है 3-4 जो है वो बिजली बनाने के कारखाने लगे थे। उनमें जिस स्पीड से वो प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल हुए थे, मेरे ख्याल से कॉम्प्लीमेंट अगर हम आहद चीमा साहब को ना पेश करें तो बड़ी ज़्यादती होगी, बिकॉज ही वॉज इन ए वे द मोस्ट सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट डायरेक्टर, जो भी कह लें आप उनको। उस पर जो है चाइना की गवर्नमेंट ने शहबाज स्पीड का टाइटल दिया था शहबाज शरीफ को, अगर आपको याद हो।